अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग के कई पहलू उजागर हो रहे हैं। सारी दुनिया में चिंता है कि ये लड़ाई कितना खींचेगी, कितनी बर्बादी करेगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था को कहां पर लाकर छोड़ेगी। लेकिन इस बार का युद्ध केवल गोला बारूद, फाइटर जेट और टैंकों का नहीं है। इस युद्ध के पीछे एक ऐसी अदृश्य शक्ति भी काम कर रही है जो इंसानी दिमाग से भी तेज फैसले ले रही है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज हम इस खास एपिसोड में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले और उसके बाद उसके जवाबी हमले से जो स्थिति पैदा हुई है उसके एक खास पहलू पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, अगर आपने अब तक इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और इसके तमाम वीडियोस पर अपनी राय देना ना भूलें। हमारे वीडियोस को शेयर करें और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके मेंबर भी बने। दोस्तों, अभी जो युद्ध हो रहा है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि आज से पहले जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उनमें आप पिछला युद्ध जो गाजा पर हमला किया था इजराइल ने, साल भर पहले जो एक लंबा एक संघर्ष चला था जिसमें लगातार बमबारी हुई थी गाजा में, उसे भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन तब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया जैसा इस युद्ध में अमेरिका ने किया है, और उसके कारण एक बड़ी कंपनी एआई कंपनी से जो विवाद खड़ा हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा। रहिए आखिर तक हमारे साथ। दोस्तों, हाल ही में एक प्रतिष्ठित वेब पत्रिका, एक वेबसाइट कह लें या वेब पोर्टल कह लें, MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू में एक लेख प्रकाशित हुआ और इस लेख के जो राइटर हैं वो हैं जेम्स ओ'डonnell। उन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक है कि हाउ एआई इज टर्निंग ईरान कॉन्फ्लिक्ट इनटू थिएटर। तो ये जो आर्टिकल उन्होंने लिखा वो काफी महत्वपूर्ण है और हमें बता रहा है कि कैसे इस लड़ाई में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप उसे पढ़ सकते हैं और उसमें कई इंपॉर्टेंट हाइपरलिंक हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कीजिए और जानिए कि आज की लड़ाई जो अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बड़ा रोल अदा कर रही है। वो ये जानने के लिए कि ये स्पेसिफिक टारगेट ढूंढना कितना मॉरली करेक्ट है, कितना नैतिक रूप से जायज है और कितना इसने युद्ध की परिभाषा को बदला है, और अमेरिकी सरकार की खुद एआई कंपनियों के साथ कैसी तनातनी इसे लेकर चल रही है। यहां पर थिएटर का मतलब कोई नाटक से नहीं है बल्कि एक दृश्य प्रदर्शन से है। मतलब कि जो युद्ध हो रहा है वो जमीन पर कितनी तबाही कर रहा है, इसके साथ साथ आपके जो स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक नैरेटिव की तरह उसे कैसे पेश किया जाए और इसको इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये दुश्मन के ऊपर किस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव भी पैदा करे युद्ध के प्रदर्शन के जरिए। इसके जो पहलू हैं उनमें यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोचिए, जिन सैन्य ठिकानों का पता लगाने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए आपने अगर फिक्शंस पढ़े हो, किस तरह से हिटलर जो है पूरे यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अपने स्पाई फैला देता था, या दूसरे देश जो मित्र देश हैं वो किस तरह से अपने जासूसों को भेजते थे, जिसको पता करने में हफ्तों, महीनों, वर्षों लग जाते थे। और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ भी एआई के आने से पहले इसको पता करने में कई दिन और वर्ष लगते थे। अब वो काम मिनटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया जा रहा है। हमें बताया गया कि अमेरिका ने 1000 से ज्यादा ठिकानों का पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया और उस फैसले को, उस जानकारी को एग्जीक्यूट भी किया। एआई इस युद्ध को किस तरह से बदल रहा है, इस बारे में जैसा मैंने आपको कहा कि मैं कुछ आपके साथ लिंक तो शेयर कर ही रहा हूं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको उसके स्पेसिफिक पहलुओं के बारे में बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि एआई का इस्तेमाल आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। तो युद्ध में इसके इस्तेमाल को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों है, पहले इसे समझा जाए। आज हालत यह है कि आप अपना हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या होगा ये चुनने से लेकर शाम को मैं क्या डिनर करूंगा या पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनूंगा, इसका फैसला भी
एआई चैटबॉट के जरिए करते हैं, तो फिर युद्ध को लेकर बड़े स्तर पर अगर इसका इस्तेमाल होता है तो प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, अभी तक हमेशा इस बात की सावधानी बरती गई है कि युद्ध के जो फैसले होंगे, अगर युद्ध हो भी रहा है, पहले तो युद्ध होना नहीं चाहिए, लेकिन इफ वॉर ब्रेक्स आउट, द डिसीजंस ऑफ वॉर विल बी टेकन बाय ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन प्रूडेंस। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब एआई को यह काम आउटसोर्स किया जा रहा है कि ना केवल वो ठिकानों का पता लगाए, बल्कि उन ठिकानों में हथियारों के जरिए, अत्याधुनिक हथियारों के जरिए हमलों को एग्जीक्यूट भी करे। और ईरान पर हमले के बारे में यह बात जो है अब हमारे सामने आ रही है। इसका सबसे बड़ा जो चिंता में डालने वाला पहलू है वो ये है कि नैतिक मामला, जो मोरालिटी है इसमें, उसकी कई लाइंस तो युद्ध पहले ही पार कर चुका है शुरू होने के साथ ही, लेकिन एक दूसरी लाइन को, जो रेड लाइन है, उसको भी हम ब्लर कर रहे हैं कि आप शाम को पार्टी में क्या पहनेंगे, यह फैसला, और आप किस देश में कब कहां बम गिराएंगे, किस राष्ट्राध्यक्ष को खत्म कर देंगे या उसे उठा लेंगे, इसका फैसला भी एआई की जो ताकत है उसके जरिए किया जा रहा है। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नैतिकता की लाइन ब्लर हो रही है, क्योंकि अभी तक यही माना गया कि मानवीय विवेक से इस बात के फैसले लिए जाएंगे, और जो भी ह्यूमन लाइफ की और प्रॉपर्टी की क्षति होगी वो बहुत स्पेसिफिक जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि सैन्य ठिकानों को और रिहायशी इलाकों को अलग करके रखा जाना युद्ध का एक नियम रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम युद्ध, जो चाहे 20वीं सदी में हुए हो या 21वीं सदी की शुरुआत से, जिसमें एक बड़ा युद्ध जो है वो इराक पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला, और तमाम इस तरह के जो युद्ध हमने देखे, उसमें ये लाइंस ब्लर हो गई। तो एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू में जो जेम्स ओडोनेल का आर्टिकल है, मैं उसके आधार पर इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूं, और मैं उसको रिकॉग्नाइज करता हूं, पूरी तरह से क्रेडिट देता हूं उनके इस आर्टिकल को। और उन्होंने उस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट का भी वर्णन का भी जिक्र किया है शुरुआत में ही आर्टिकल के, और वो आपको एक वेबसाइट पर ले जाती है जो सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। और उसके जरिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग ना केवल युद्ध को देख रहे हैं, अगर आप उस कन्वर्सेशन को देखें, उसमें बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं, पैसा भी लगा रहे हैं लोग मार्केट में, और वो अपने फैसले उस आधार पर ले रहे हैं। तो आप सोचिए कि एआई ने किस हाल में कहां तक हमें पहुंचाया है। और जो हमें बताया गया इसमें, जिस लड़ाई का मैं जिक्र कर रहा था, वो ये थी कि अमेरिका ने 1000 से ज्यादा ठिकानों का पर जो हमला किया या उनकी पहचान की, कम से कम उसमें एआई का बड़ा रोल था। अब आपको मालूम है क्लॉड एआई, जिसके फाउंडर्स जो हैं ओपन एआई में पहले काम कर चुके थे, तो उस क्लॉड एआई पर इस बात का दबाव डाला गया कि वो, क्लॉड एआई से पेंटागन ने कहा कि वो हमें अपने सैन्य प्रयोग के लिए, इस जानकारी हासिल करने के लिए क्लॉड एआई का इस्तेमाल करने दे। क्लॉड एआई में सेफगार्ड लगाए तो उसने मना कर दिया। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्लॉड एआई उसके बाद चली गई अदालत में, उसने अमेरिकी सरकार पर केस कर दिए, क्योंकि आप जो संविधान के खिलाफ लगाए गए हैं जो प्रतिबंध क्लॉड एआई पर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और डिफाइनिंग लड़ाई चल रही है सरकार के बीच में और एआई के बीच में। ये सरकार का काम है इस बात को सुनिश्चित करना कि कॉर्पोरेट कंपनियां एआई का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। लेकिन यहां पर जो हम देख रहे हैं कि एक एआई कंपनी जो है वो सरकार के खिलाफ केस कर रही है, ये कहते हुए, उनका एक आर्गुमेंट का एक हिस्सा है कि उन्हें रोका, इसलिए ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के साथ उनकी लाइन को टो नहीं कर रहे हैं। तो एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताऊं। तो पहला काम तो है टारगेट सिलेक्शन। अमेरिका और इजराइल जो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस हैं, उनके पास जो सुविधा है, वो डेटा के अपार समंदर से उन जगहों को, उन ठिकानों को ढूंढ निकाल रहे हैं जहां पर ईरान समर्थित संगठन, या कोई उन्हें टेररिस्ट ग्रुप कहता है, कोई मिलिटेंट ग्रुप कहता है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज कहता है, उनके लोग, उनके जो मिलिटेंट्स हैं, उनके लड़ाके जो हैं वो छुपे हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा टारगेट सिलेक्शन में एज जो है एआई से अमेरिका को मिल रहा है, इजराइल को मिल रहा है। और एआई के जरिए होने वाली इस लड़ाई का दूसरा बड़ा पहलू है कॉग्निटिव वॉरफेयर। अब हमने ये देखा कि 2025-26 में
जो ईरान इजराइल युद्ध हुआ उसमें डीप फेक के जरिए या बॉट्स के जरिए ऐसी डिसइंफॉर्मेशन को भी फैलाया गया जिससे दुश्मन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए। यानी लड़ाई वहीं तक सीमित नहीं है जहां पर बम गिराया जा रहा है। लड़ाई जो है किसी भी जगह पर बैठे हुए किसी भी एक फैक्शन को जो लड़ाई में शामिल है उसके ऊपर और जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं उनके नागरिकों के दिमाग में जो गेम खेलना, एक मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी तब्दील हो रहा है। और इसका इस्तेमाल एआई के जरिए हो रहा है, क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं अगर हम पर्सनल लाइफ को दें कि किस तरह से एआई जो है रोज हमें फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस भेजता है या बहुत एंटरटेनिंग रील्स बनाने में यूज किया जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हम कॉग्निटिव वॉरफेयर के नाम से जानते हैं। तीसरी बात है अकाउंटेबिलिटी। जो परंपरागत युद्ध अभी तक होते रहे हैं उसमें बम गिराने वाले, मिसाइल दागने वाले देश, उसमें कौन सी सेना शामिल है, कौन पर्टिकुलर व्यक्ति शामिल है, इसका हमारे पास लेखा जोखा होता है। लेकिन अब ये लकीरें भी धुंधली हो रही हैं। जब एआई के जरिए हमले किए जाएंगे तो किन निर्दोषों की जान गई, कैसे जान गई और कैसे सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों के बीच बिल्कुल विभाजन खत्म हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सवाल यह है कि क्या युद्ध में मानवीय संवेदना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि परंपरागत युद्ध में जब मिसाइल दागी जाए, बम गिराया जाए तो कम से कम कोई देश, उसकी सेना या उसको एग्जीक्यूट करने वाले सेनाध्यक्ष, अधिकारी, जनरल्स जो हैं उनके बारे में हमें पता रहता है। लेकिन एआई के जमाने में क्या ये बात सिर्फ एआई पर डाल दी जाएगी, या कोई वॉर क्रिमिनल्स अगर कहा जाए, अगर रिहायशी इलाकों में बच्चों की हत्या और इस तरह की घटनाएं अगर हों सैन्य ठिकानों से इतर, तो उनकी जवाबदेही तय की जा सकेगी। ये बड़ा सवाल इससे उठ रहा है। ताकतवर देश वो इस बात को कहेंगे कि टेक्नोलॉजी हमें सुरक्षित कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी को खत्म कर रही है। और जिन देशों के पास इतना पैसा और उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, उनको संकट में डाल रही है, उनके लिए खतरा पैदा कर रही है, उन पर दबाव बना रही है वो किसी गुट का हिस्सा हो जाए, वरना उन पर संकट मंडराएगा। जैसा कि जेम्स ओ डैनियल ने अपने लेख में रेखांकित किया है और मैं इसे पढ़ रहा हूं कि एआई इस पूरे संघर्ष को एक भयानक डिजिटल थिएटर में बदल रहा है। यह एक ऐसा मंच है जहां हर हमला एक प्रदर्शन है और हर वीडियो एक हथियार है। लेकिन याद रखिए कि इस थिएटर के पीछे जो खून बह रहा है वो असली है, इंसान का ही खून है। एआई इस युद्ध को तेज जरूर बना रहा है, लेकिन वो इसे अधिक डेवस्टेटिंग, अधिक अनकंट्रोल्ड और अधिक इररिस्पॉन्सिबल बना रहा है। हालांकि ये बात जब मैं कह रहा हूं आखिर में तो आपको बड़ी ही एक क्लीशेड बात लग रही है कि युद्ध ने कब इंसानी स्वभाव और मानवता की बात कही है, बल्कि ये साबित किया है बार बार कि इंसानी स्वभाव जो है वो एक तरह से विध्वंस का ही तो नहीं है, ये सवाल खड़ा किया है। तो इस वीडियो के जरिए हमारे बताने का उद्देश्य यही था कि किस तरह से एआई, जिसको आप सिंपल एक अपने रोजमर्रा के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े बड़े देश कंपनियों की आर्म ट्विस्ट करके कैसे बहुत सारे दूसरी जगहों पर हमला करने, उनके राष्ट्राध्यक्षों को कब्जा करने, इस सब में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसे लेकर जंग आगे किस दिशा में जाएगी ये मानवीय विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन वो विवेक तो अभी बिल्कुल खोता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मामले में अगर हम चुप न रहें और आवाज उठाएं तो इससे हम काफी हद तक एक दबाव बना सकते हैं जो लोग सत्ता में बैठे हैं। और सोशल मीडिया में जो चीज आप यहां लिखते हैं उसे दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा जा सकता है। तो आप किसी भी भाषा में लिखें, उसे भी ट्रांसलेट करके लोग आज पढ़ सकते हैं। तो कमेंट करें और बताएं कि आप एआई के युद्ध में इस्तेमाल के बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूं, लेकिन एक बार फिर से अपील, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और अगर हो सके तो इस चैनल के मेंबर भी बने। मेंबर बनने के लिए आपको सिर्फ हमारे होम पेज पर, यूट्यूब जो पेज है उसके होम पेज पर ज्वाइन का बटन दबाना है और अपने मन मुताबिक प्लान के जरिए मेंबर बनना है। मैं जल्द ही फिर आता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।